और भाई वीडियो शुरू होने से पहले मैं बता देता हूँ कि इस वीडियो में मैंने रिवॉल्यूट की जो फिनग्राम एनालिस्ट की जॉब आती है उसका पूरा इंटरव्यू प्रिपरेशन के बारे में बताया और कैसे आप तैयारी कर सकते हो, क्योंकि उसका इंटरव्यू पूरे 1 घंटे का होता है, वो कंप्लीट बताया है। और शुरू के 5 से 6 मिनट के बाद का वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि उसी में सारी चीज़ें मैंने कवर करी हैं, इसलिए वीडियो काफ़ी लंबा हो गया। और जब आपके पास टाइम हो तभी भाई इस वीडियो को देखना। तो पिछले वीडियो में हमने बात करी थी रिवॉल्यूट के फ़ोन सपोर्ट स्पेशलिस्ट रोल के बारे में, और इस वीडियो में हम बात करेंगे रिवॉल्यूट के फिनक्राइम एनालिस्ट रोल के बारे में। और क्योंकि ये एक सीनियर प्रोफाइल है, इसका इंटरव्यू भी काफ़ी हार्ड होता है बाकी अदर जॉब जो रिवॉल्यूट में आती हैं उससे। तो इंटरव्यू के लिए मैं आपको पूरा प्रिपेयर करूंगा, कैसे अप्लाई करना है, उसके बाद इंटरव्यू का प्रिपरेशन कैसे आपको करना है, क्योंकि पूरा 1 घंटे का इसके अंदर इंटरव्यू होता है। उन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो रिवॉल्यूट कंपनी के बारे में पूरी डिटेल और किस तरीके से आपके चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं असेसमेंट जो लिंक है वो आपके मेल पर आने की, वो सब मैंने ऑलरेडी पिछली वीडियो में कवर कर दिया है। इस वीडियो में डायरेक्टली हम बात करते हैं फिनक्राइम एनालिस्ट के असेसमेंट से। तो असेसमेंट आने से पहले आपको अप्लाई करना होगा। अप्लाई करने के लिए ATS फ्रेंडली एक अच्छा सा ChatGPT से रिज्यूम बनाना, और क्योंकि ये एक काफ़ी सीनियर पोजीशन है, इसका पैकेज भी काफ़ी हाई है, तो इसमें चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। अगर मैं आपको अपना बताऊं, पिछले 1 साल से कंटिन्यूस में अप्लाई कर रहा हूँ। कंटिन्यूस मतलब डेली जो मुझे लिंक्डइन में 5-10 पोजीशन रिवॉल्यूट की दिखती हैं, मैं डेली अप्लाई करता हूँ। तब भी पिछले 1 साल में केवल 2 बार मेरे पास असेसमेंट आया है, एक बार फ़ोन सपोर्ट स्पेशलिस्ट का, एक बार फिनक्राइम एनालिस्ट का। तो आप सोच सकते हो कितना ये हार्ड होता है, बट कोई और तरीका इसमें मत अपनाना कि अलग अलग ईमेल आईडी से आप अप्लाई कर रहे हो, क्योंकि वो एक अनएथिकल तरीका है। मान लो अगर दूसरे ईमेल आईडी पे आपका कुछ आ भी जाता है रिस्पांस, बाद में मान लो कुछ दिक्कत होता है आपके ज्वाइनिंग के बाद, तो भाई टाइम ज़रूर लग जाए, लेकिन सिंपल जो सीधा रास्ता है उसी से चलना। मैंने उसी से ही, मैं आपको बताऊंगा आगे, उसी से ही मैंने पूरा ये इंटरव्यू वगैरह सब कुछ दिया है। मान लो असेसमेंट आपके पास आ गया, अब इसका जो असेसमेंट है वो आधे 1 घंटे का नहीं होता, ना ही अमेजॉन जैसा होगा, ना ही फ़ोन सपोर्ट स्पेशलिस्ट जैसा होगा। इसका असेसमेंट बहुत ज़्यादा हार्ड होगा। सबसे पहले जो उसमें होगा 1.5 घंटे में आपका डीलिंग विद कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस, अलग अलग सिनेरियोज आपको दिए जाएंगे, उससे आपको डील करना है। और काफ़ी बड़े बड़े पैराग्राफ होंगे, उसमें लिखा होगा कि अलग अलग सिनेरियोज हैं, उसके फिर नीचे एग्जाम्पल लिखे होंगे कि आप कौन सा चूज़ करोगे। ये सब पहला इसका हो गया। दूसरा जो है वो है FIU सिनेरियो इवैल्यूएशन टेस्ट। तो अगर आप फिनक्राइम एनालिस्ट और ब्रैकेट में लिखा है FIU इन्वेस्टिगेटर या FIU चैट्स, तो आपका फिर FIU सिनेरियो वाला इवैल्यूएशन टेस्ट होगा। लेकिन मान लो आपने जिसमें अप्लाई करा है उसमें लिखा है CTF या किसी में AML लिखा होता है, अगर ऐसा कुछ लिखा है तो फिर वहाँ पे उससे रिलेटेड इवैल्यूएशन टेस्ट होगा। AML मतलब होता है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, FIU मतलब होता है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, CTF मतलब होता है कॉम्बैट ऑफ फाइनेंशियल टेरर, ऐसे करके होता है, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा अभी। उसके बाद है चेक ग्रामर स्किल्स। तो ग्रामर स्किल्स जो हैं, इंग्लिश लैंग्वेज जो आपका टेस्ट होता है वो बेसिक होता है। जैसे मान लो कोई सेंटेंस है, उसमें फिल इन द बैंक्स है कि ही डैश टू द स्कूल, अब इसमें गो, वेंट, गोज ऐसे करके लिखा है, तो ये आपको करना है। इसका छोटा सा बस तरीका भाई ये है, टेस्ट तो भले ही आप लोग अगर अच्छे से पढ़ के जाओगे तो असेसमेंट टेस्ट निकाल दोगे, बट दिक्कत भाई इसमें ये होगी कि इसका जो टाइमर होता है ना वो इतनी तेज चलता है, और इतना बड़ा बड़ा पैराग्राफ है, उसमें आपको पैराग्राफ भी पढ़ना है, फिर आंसर भी देना है। तो वो आप थोड़ा सा आपको खुद ही फिगर आउट करना पड़ेगा कि कैसे आप अच्छे से इसको निकालो। और 1-2 जो सेक्शन होते हैं वही ज़्यादा टफ होते हैं, बाकी तो थोड़े आसान होते हैं, वो आप आराम से निकाल लोगे। असेसमेंट टेस्ट के बाद आपके पास विदिन 7 to 10 डेज, मैक्सिमम बोल रहा हूँ ये भी, अगर असेसमेंट टेस्ट निकल गया तो ये अमेजॉन जैसा बिल्कुल नहीं है कि 1 महीने तक कोई आपके पास रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। अनफॉर्चुनेटली वगैरह का मेल ये लोग नहीं भेजते, अगर मेल नहीं आया इसका मतलब सिलेक्शन नहीं हुआ। 1 हफ्ते के अंदर आपके पास स्क्रीनिंग राउंड आ जाएगा। अब स्क्रीनिंग राउंड में कैसे प्रिपेयर करना है, 15 मिनट का ये होता है केवल। 15 मिनट में HR आपसे बात करती है। एक तरीके से जो फाइनल इंटरव्यू आपका 1 घंटे का है। अच्छा हाँ, मैंने आपको अभी बताया नहीं कि इसका कितने राउंड्स होते हैं। तो पहला होता है अप्लाई करने के बाद असेसमेंट, दूसरा होता है स्क्रीनिंग राउंड 15 मिनट्स, तीसरा होता है स्किल्स इंटरव्यू जो कि 60 मिनट्स का होता है। तो टोटल ये 3 राउंड होते हैं, 4-5 राउंड इसमें कुछ भी नहीं है। तो स्क्रीनिंग राउंड में सबसे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन आपका होगा, उसके बाद जो भी जॉब है ये, जैसे मान लो फिनक्राइम एनालिस्ट, AML लिखा है तो AML व्हाट इज AML, या फिर स्टेप्स इन AML। तो AML के 3 स्टेप्स होते हैं, प्लेसमेंट, लेयरिंग और इंटीग्रेशन। तो ये आपको बताना है, इसका एग्जाम्पल पूछ सकते हैं। अगर SAR वाला है तो व्हाट इज SAR, सस्पिशियस एक्टिविटी रिपोर्ट, वो क्या होता है, आपने कभी उस पर काम किया या नहीं। तो ये बेसिक होता है। उन्हें बस ये चेक करना है कि भाई इसको थोड़ा बहुत इंग्लिश आता है या नहीं, और मतलब किस तरीके से ये पर्सन है, एज पर्सनैलिटी टेस्ट आप बोल लो। क्योंकि उसके बाद फिर जो आपका फाइनल राउंड होगा 1 घंटे का, वो एक मैनेजर के साथ होगा, सीनियर मैनेजर के साथ।
तो अगर डायरेक्टली ये कुछ सवाल आपसे नहीं पूछेंगे तो फिर सीनियर मैनेजर के साथ आप क्या बात करोगे। तो इसलिए एक तरीके से स्क्रीनिंग राउंड इसको बोलते हैं कि वो बस चेक करना चाहते हैं कि एक्चुअल में इनकी पर्सनैलिटी कैसी है। वो तो हर कोई ऑलमोस्ट 99% लोग निकाल लेंगे क्योंकि वो बहुत बेसिक होता है। और स्क्रीनिंग राउंड जैसे ही आपका क्लियर होगा, सेम डे ही भाई एचआर आपको मेल भेज देगी कि यू हैव क्लियर्ड दिस राउंड। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक आप थोड़ा बहुत पढ़ के आराम से आप क्लियर कर सकते हो स्क्रीनिंग राउंड तक। अब बात आती है फाइनल इंटरव्यू आपको कैसे क्लियर करना है। जैसे ही आपका स्क्रीनिंग राउंड क्लियर होगा, एचआर आपको मेल करेगी। उसी मेल में एक गूगल कैलेंडर का लिंक होगा जिसमें आप अपने हिसाब से टाइम और डेट चूज़ कर सकते हैं। बट उसमें स्लॉट जो हैं वो बहुत दिन बाद के ही हमेशा मिलते हैं। जैसे मान लो आज 1 तारीख है जब आपका स्क्रीनिंग राउंड क्लियर हुआ, आज आपके पास मेल आया, उसमें जो मिनिमम डेट होगी ना वो भाई 20 से 25 होगी, मतलब ऑलमोस्ट 20 दिन बाद आपका फाइनल इंटरव्यू होगा, क्योंकि उसके स्लॉट बहुत कम आते हैं और टाइम भी कम होगा। 20 से 25 5 दिन ही होंगे, उसमें से जो आपको ठीक लगे वो आप चुन सकते हो। तो मेरा भाई इसमें सजेशन ये रहेगा कि जो पहली डेट आपको दिख रही है, जैसे मान लो 20 से 25 ओपन है, 20 तारीख चुनो। और 20 तारीख को टाइम हमेशा जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है IST, उसमें आप हमेशा सुबह वाला स्लॉट चुनो, मतलब कि 8-9 आ रहा है वो चुनो। दोपहर का अगर आ रहा है पहला स्लॉट मान लो 1 से 2 बजे का है इंडियन टाइम में, तो वो चुनो। उसका रीज़न ये है कि फॉरेनर्स ही इंटरव्यू लेते हैं और अगर आप दोपहर का टाइम चुन रहे हो तो वहाँ पे उस टाइम सुबह हो रही है। इसका मतलब है कि जो भी आपका इंटरव्यू ले रहा है उसने उस टाइम लॉगिन करा है, वो एकदम फ्रेश माइंड है, मूड उसका अच्छा है। और आप रात वाला स्लॉट चुनोगे तब तक वहाँ दोपहर हो चुकी है। दिन में क्या पता उसकी कुछ मीटिंग्स हुई हों, या फिर मान लो कि उसने ऑलरेडी काफ़ी लोगों का इंटरव्यू ले लिया हो, अब वो पूरा टायर्ड है। और टायर्ड कोई पर्सन होता है तो इंटरव्यू इतना अच्छा वो लेता भी नहीं है, ना ही कुछ सुनता है। इसलिए ये वाला स्लॉट ही चुनना भाई आप लोग। और इसमें हम प्रिपेयर कैसे करेंगे, क्योंकि हमारे पास पूरा 20 दिन का टाइम है, तो शुरू से जैसे मैंने प्रिपेयर किया वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले भाई जितने भी आपको आंसर देने हैं इंटरव्यू में वो हमेशा स्टार फॉर्मेट में देने हैं। अब ये स्टार फॉर्मेट क्या होता है, स्टार मेथड होता है। ज़्यादातर जो बड़ी कंपनीज हैं वो स्टार मेथड में ही इंटरव्यू लेना पसंद करती हैं। फुल फॉर्म है इसकी स्टार मेथड की। S का है सिचुएशन, T का है टास्क, A का है एक्शन, R का है रिजल्ट। तो मान लो उन्होंने आपसे ये पूछा बेसिक क्वेश्चन कि मुझे एक ऐसी सिचुएशन बताओ जब आपकी नाइट शिफ्ट लगी थी, आपके मैनेजर या आपके टीममेट या ऐसा में कोई भी आपका सीनियर पर्सन या आपका कलीग अवेलेबल नहीं था, केवल आप ही नाइट शिफ्ट कर रहे थे उस दिन, और जो आपको केस या जो काम आप कर रहे थे उसमें आपको दिक्कत आ रही थी, अब आप बीच में अटक गए हो। अब आप कैसे सॉल्व करोगे इसको? तो आपको ये नहीं है कि मैं इसको ऐसे सॉल्व करूँगा, आप ये नहीं बोल सकते। आपको सिचुएशन आपको एग्जैक्ट बतानी है कि भाई उस रात ऐसे ऐसे सिचुएशन थी, मैं ऐसे अटक गया था और मेरा टास्क ये था कि मुझे ये करना था जो कि हो नहीं पा रहा था। फिर मैंने एक्शन आखिर लिया क्या, कि मैंने उसमें किसी पर्सन को कॉल किया या फिर मैंने खुद हैंडल करा, कैसे हैंडल करा, और फिर रिजल्ट उसका क्या आया। रिजल्ट मतलब कि उस दिन तो आपने सिचुएशन हैंडल कर लिया, फिर आगे जाके आपने उससे क्या सीखा और आपको अपना जो बेसिक काम आप करते हो उसमें किस तरीके से वो अब आप फॉलो कर रहे हो। तो रिजल्ट उसका हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो ये स्टार फॉर्मेट में आपको सारे आंसर प्रिपेयर करने हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, और इसमें ChatGPT आपकी पूरी हेल्प कर देगा। इसमें हो सकता है कि आपसे वो ये क्वेश्चन भी पहला पूछ लें कि इवन अ नेगेटिव रिजल्ट, जैसे मान लो कि आपने सारा काम किया और रिजल्ट जो था एंड में नेगेटिव आया, तब भी आपने उससे क्या सीखा और उससे फिर आपने कैसे इंप्लीमेंट किया अपने काम में और उसको पॉजिटिव कैसे बनाया, ये सब भी वो पूछ सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा पॉजिटिव वाला ही आंसर देना है, नेगेटिव वाला भी आप दे सकते हैं कि नेगेटिव उसका रिजल्ट आया था। और स्टार्टिंग कैसे होगी इस वाले इंटरव्यू की, तो सबसे पहले जब आपका इंटरव्यू स्टार्ट होगा इंट्रोडक्शन आपसे पूछेंगे, उसके बाद जो जॉब है मतलब कि फिन क्राइम एनालिस्ट, AML, CTF, SAR जो भी जॉब है उसके बारे में पूछेंगे। जैसे मान लो SAR की जॉब है तो पूछेंगे वो कि व्हाट इज़ SAR, डायरेक्टली पूछेंगे। तो आपको बताना है कि SAR मीन्स सस्पिशियस एक्टिविटी रिपोर्ट। वैसे मैं आपको प्रिपेयर कर देता हूँ पूरा। तो अगर SAR पूछते हैं तो आप बोलना कि SAR इज सस्पिशियस एक्टिविटी रिपोर्ट, और ये एक रिपोर्ट होती है जैसे कि इंडियन जो बैंक्स हैं, मान लो इंडियन बैंक्स RBI को रिपोर्ट करते हैं, तो कोई भी अगर फाइनेंशियल क्राइम कुछ भी होता है तो हर बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पूरी एक रिपोर्ट बनाकर RBI को सबमिट करता है। ऐसे ही जो आपका USA में है, इस जो मेन बॉडी है RBI की जगह जो बॉडी है उसको बोलते हैं FinCEN, फाइनेंशियल एनफोर्समेंट नेटवर्क करके उसका नाम है, और आई थिंक UK में वो है UK फाइनेंशियल क्राइम करके है। तो आपको ये बोलना है। फिर वो पूछेंगे कि तुमने कभी करा है इस पे काम, तो अगर नहीं भी करा है तो मतलब इतना झूठ भी मत बोलना कि हाँ करा है, क्योंकि फिर वो क्रॉस क्वेश्चन करेंगे आपसे। आप ये बोलना है कि एग्जैक्टली मैंने काम नहीं करा है बट मेरे पास थोड़ा एक्सपीरियंस है क्योंकि मैं लास्ट जो कंपनी थी उसमें थोड़ा ट्रेन हुआ था, या फिर आप बोल सकते हो कि यस मुझे बेसिक एक आइडिया है। और फिर वो आपसे ही पूछ सकते हैं कि SAR एक नॉर्मल, मतलब ये नहीं है कि रिपोर्ट बना के भेज दिया, इसका पूरा एक फॉर्मेट होता है।
फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ, तो पूरा आपको वो अच्छे से पढ़ना है भाई। डिटेल में हो सकता है, अब डिपेंड करता है कि वो यूके वाले जो मार्केट है उसके लिए ले रहे हैं, यूएस के लिए अलग होता है। कुछ कुछ कंट्रीज़ में इसको STR बोलते हैं, मतलब सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट। मान लो अगर आपकी जॉब AML की है तो AML में पूछेंगे कि AML क्या होता है, तो AML एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, ये आप बता सकते हो। फिर इसके स्टेप्स पूछेंगे, तो जैसे मैंने आपको अभी वीडियो की स्टार्टिंग में स्टेप्स बताए थे, 3 ही इसके स्टेप्स होते हैं, वो आप आराम से पूरा प्रिपेयर करके एक एग्जाम्पल के साथ बता सकते हो। फिर है KYC, अगर आपसे पूछें, आपको पता है, नो योर कस्टमर। फिर है CTF, काउंटर टेररिस्ट फाइनेंसिंग। तो इसमें जैसे मान लो काफ़ी बार क्या होता है कि नॉर्मल कोई एक पर्सन यूके में है और वो जो पैसा है इनडायरेक्टली, मान लो वो ऐसी किसी कंट्री में भेज रहा है जहाँ पे सैंक्शंस लगे हैं, और वो पैसा इनडायरेक्टली या डायरेक्टली जो टेररिस्ट फाइनेंसिंग है, टेररिस्ट को एक तरीके से बढ़ावा देने में, उनकी आगे ग्रोथ में वो जा रहा है पैसा, तो वो आपको पूरा सिनेरियो और पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करना है। फिर है QC, पूछ सकते हैं आपसे, QC मतलब क्वालिटी कंट्रोल। तो QC कोई ऐसा टर्म नहीं है, इसका मतलब बस ये है कि आपके जूनियर्स, आपके कलीग वो हैं, उसमें जो क्वालिटी कंट्रोल आप कैसे करोगे, काम मैनेज कैसे करोगे। जैसे मान लो आपको अगर कोई SME बना दिया, आपके जूनियर कोई एक मान लो कोई पर्सन है और अब आपको उसका काम मॉनिटर करना है, तो वो क्वालिटी कंट्रोल में आता है, वो आप कैसे करोगे, वो आपको प्रिपेयर करना है। फिर है ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग। तो काफ़ी लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं SAR या फिर आपका STR और TM में, इसको TM बोलते हैं। ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग ये अलग एक फील्ड है। नॉर्मल ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है, तो ट्रांजैक्शन को मॉनिटर करना, बट ये थोड़ा एक अलग फील्ड है और इससे रिलेटेड इतने सवाल वैसे नहीं पूछते, मेरे से नहीं पूछे थे भाई। 2 चीज़ें हमेशा आप लोग पूरा रट के जाना अच्छे से, एक है CDD, एक है EDD, ठीक है। ये भाई बैंक में जाओ, आप किसी भी जॉब में जाओ, इसको पूरा रट लेना अच्छे से, एक एक पूरे पेज का अच्छे से कर लेना। मैंने जितने भी 2 महीने से मैं बेरोजगार बैठा हूँ, 2 महीने मैंने जितने भी इंटरव्यू दिए हैं, सब में ये सवाल तो पूछा ही पूछा है। CDD होता है कस्टमर ड्यू डिलीजेंस, EDD होता है एनहेंस ड्यू डिलीजेंस। CDD जो होता है वो KYC से एक स्टेप ऊपर है। मतलब KYC में हम लोग इंडिया में क्या करते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर थंबप्रिंट, ये तो होता है KYC में। CDD होता है कि KYC जिस पर्सन की कंप्लीट है उसका एक बेसिक चेक करना कि भाई उसके अकाउंट पे क्या डिटेल्स हैं, या वो क्या देख रहा है, या मॉनिटरिंग कैसे कर रहा है, वो ये एक बेसिक तरीका है, उसको CDD बोलते हैं, जो नॉर्मली एक प्रोसीजर है, हर कंपनी हर बैंक करता है। EDD होता है एनहेंस्ड ड्यू डिलीजेंस। इसका मतलब है कि CDD भी उसका हो गया, KYC भी हो गया। सबसे पहले KYC आता है, फिर CDD, उसके बाद लास्ट पे आता है EDD। तो EDD जो होता है वो केवल पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन, मतलब PEP बोलते हैं। वो आपसे पूछ सकते हैं, मेरे से पूछा था कि व्हाट इज़ PEP, तो आप बोलना पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन। और EDD PEP वाले लोगों के लिए होता है, और जिस पे हमको शक होता है, जिसका CDD इतना अच्छा नहीं है, उसके लिए होता है। तो पूरे एग्जाम्पल्स के साथ आपको ये रट के जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, गलती से भी भाई आप ये मिस मत कर देना। और अब नेक्स्ट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ मनी म्यूल एक्टिविटी। अब मनी म्यूल एक्टिविटी क्या होती है, तो पहले बात करते हैं मनी म्यूल की। तो मनी म्यूल इज अ पर्सन हु रिसीव्स एंड ट्रांसफर इलीगली ऑब्टेन्ड मनी ऑन बिहाफ ऑफ क्रिमिनल्स। इसमें जो बीच में एक पर्सन इन्वॉल्व है जो कि क्रिमिनल के बिहाफ पे पैसे या तो सेंड कर रहा है या रिसीव कर रहा है। अब इसमें काफ़ी बार ये होता है कि लोगों को, मतलब जो इन्वॉल्व है मनी म्यूल पर्सन, उसको पता नहीं है कि भाई वो ट्रांसफर क्रिमिनल के लिए कर रहा है। काफ़ी केस में जो मनी म्यूल है वो भी इन्वॉल्व होता है। और ये वाला क्वेश्चन वैसे मेरे से इंटरव्यू में उन लोगों ने पूछा था कि जो मनी म्यूल अगर क्रिमिनल के बिहाफ पे कर रहा है तब वो तो ठीक है, बट काफ़ी बार पर्सन को पता ही नहीं कि वो पैसे ट्रांसफर या फिर क्रिमिनल के बिहाफ पे काम कर रहा है, जबकि वो काम ये इलीगल कर रहा है, उसे पता ही नहीं है। तो ऐसे क्या सिचुएशन या फिर एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो भाई मैंने जो इसका एग्जाम्पल दिया था, लोग किसी ने 12th पास किया, वो काफ़ी टाइम से जॉब के लिए ढूंढ रहा है, उसको जॉब नहीं मिल रही, जो कि बहुत कॉमन सिनेरियो है। एक दिन उसके पास कॉल आता है कि भाई हम लोग जो हैं आपको जॉब ऑफर कर रहे हैं, और नॉर्मल उसको लगता है कि 10-15 हज़ार की जॉब उसको मिलेगी क्योंकि वो फ्रेशर है। वो बोल रहे हैं कि हम 25-30 हज़ार रुपये देंगे, आपको काम भी सिर्फ 3-4 घंटे करना है, और आपका जो पर्सनल बैंक अकाउंट है बस उसमें कुछ पैसे आएंगे, और वो पैसे का 5% 2% आप अपने पास रखोगे, वही आपकी सैलरी होगी। पर डे के हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी। बाकी का जो पैसा है वो आप जो दूसरा अकाउंट नंबर हम देंगे उसमें आप ट्रांसफ़र कर दोगे। तो भाई जिसको इतनी नॉलेज नहीं है वो तो यस बोल देगा। तो अब अनकॉन्शियसली एक तरीके से क्रिमिनल के बिहाफ पे ये पर्सन काम कर रहा है। और अगर जो पर्सन इन्वॉल्व है मनी म्यूल एक्टिविटीज़ में, तो उसको हम स्पॉट कैसे करेंगे, उसका अकाउंट देख के। तो इसको बोलते हैं स्पॉटिंग पैटर्न। स्पॉटिंग पैटर्न के अंदर मॉनिटरिंग फॉर अनयूजुअल पैटर्न्स। जैसे मान लो कि नॉर्मल आप 50-100 रुपये का डेली ट्रांजैक्शन करते हो, एकदम ही आपका ट्रांजैक्शन चेंज हो रहे हैं, जो ट्रांजैक्शन टाइप है। दूसरा है इनकंसिस्टेंट कस्टमर प्रोफाइल। तो मान लो कस्टमर का जो प्रोफाइल है उसमें काफ़ी चीज़ें लगातार चेंज हो रही हैं, लोकेशन चेंज हो रही है, और जो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है वो बार बार ट्रांजैक्शन अमाउंट चेंज हो रहा है, जो कि पहले काफ़ी सालों से नहीं था। और तीसरा है हाई रिस्क ज्यूरिसडिक्शन। इसका मतलब है
कुछ ऐसे एरियाज जहाँ पे इतना कॉमन नहीं है पैसे भेजना। जैसे कि मान लो कोई पर्सन इंडिया में बैठा है, अब भाई वो ट्रांसफ़र कर रहा है सीरिया में, ट्रांसफ़र कर रहा है अफ्रीका में, या फिर अभी वेनेजुला वाला जो हुआ है जो आपको पता ही है, तो मान लो उसके बाद वेनेजुला में वहाँ पे पैसे ट्रांसफ़र कर रहा है, जबकि उसका ना कोई रिलेटिव रहता, ना ही वो कभी गया, तो वो इस वाले केस में आएगा। फिर है मल्टीपल अकाउंट्स। तो मान लो एक ही पर्सन है, उसके अदर अदर फ़ोन नंबर से मल्टीपल अकाउंट्स हैं, उसमें एक में अदर पूरा कस्टमर प्रोफाइल है, अलग टाइप के ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, इस वाले में अलग है। तो ये आप पूरा वहाँ पे बता सकते हो। उसके बाद आपसे FATF पूछ सकते हैं। FATF की फुल फॉर्म है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो कि G7 कंट्रीज़ ने मिलकर बनाया था। मतलब एक संगठन है ये, और फाइनेंशियल जो एक्टिविटीज़ या जो क्रिमिनल्स करते हैं उनसे बचने के लिए कनाडा, इटली, UK, फ्रांस, जापान, US एंड जर्मनी, ये 7 देश हैं जिन्होंने ये मिलके बनाया है। और ये ना एक लिस्ट जारी करते हैं जिसको लोन वगैरह फिर आगे मिलने में हेल्प होता है। जैसे मान लो ग्रीन लिस्ट है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। ग्रे लिस्ट है, मतलब कुछ उसमें रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं, लेकिन तब भी पैसे भेज सकते हैं। ब्लैक लिस्ट में पैसे आप मतलब लोन वगैरह देते ही नहीं है लोग, क्योंकि ज़्यादातर जो FATF वाले कंट्रीज़ होते हैं यही लोन ट्रांसफ़र करते हैं और कंट्रीज़ को। उससे रिलेटेड ये हो गया। फिर एक जो मेरे से कॉमन क्वेश्चन पूछा था इंटरव्यू के स्टार्टिंग में ही, वो था कि गिव मी 5 to 7 टर्म्स ऑफ फ्रॉड मेथड्स। तो फ्रॉड मेथड्स क्या क्या होते हैं और फ्रॉड मेथड्स में क्या क्या आपको बताना है। तो देखो, पहला हो गया ATO, अकाउंट टेक ओवर। किसी का अकाउंट किसी और ने टेक ओवर कर लिया, जिसको आसान भाषा में हम लोग हैक हो गया ऐसा बोलते हैं। दूसरा हो गया फिशिंग। तीसरा आप बोल सकते हो मनी म्यूल एक्टिविटीज़, मैंने कवर कर दिया ऑलरेडी। चौथा है आइडेंटिटी थेफ्ट। पांचवा है सोशल इंजीनियरिंग। छठा है फैमिली फ्रॉड या फ्रेंडली फ्रॉड, मतलब फैमिली में ही आपकी कोई फ्रॉड कर रहा है आपके अकाउंट के साथ। ये जनरली इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है कि जैसे मान लो पेरेंट्स जो हैं वो थोड़े ओल्ड एज हैं और जो उनके बच्चे हैं वो PS5 ऑर्डर कर देते हैं, या फिर कोई ऐसा हाई डॉलर वाली जो चीज़ है वो ऑर्डर कर देते हैं, उसको बोलते हैं फैमिली फ्रॉड या फ्रेंडली फ्रॉड। उसके बाद है PI, पेमेंट इंस्ट्रूमेंट कोलिजन। ये थोड़ा मतलब ज़्यादा डिटेल में हो जाएगा, लेकिन आप इतना ही बोल देना। फिर से उन्होंने स्ट्रक्चरिंग एंड स्मर्फिंग का भी पूछा था, ये क्या होता है, इसका एग्जाम्पल क्या है। तो ऑलमोस्ट दोनों सेम है। इसका मतलब ये है, जैसे मान लो मेरा जो बैंक है उस बैंक में $10,000 की लिमिट है कि अगर मैं 10,000 रुपये डिपॉजिट करूँगा कैश से, या फिर मान लो ऑनलाइन कहीं से आते हैं, तो एक नोटिस जाएगा बैंक के मैनेजर या फिर बैंक के पास कि भाई इसमें एक हाई ट्रांजैक्शन हुआ है, हाई वैल्यू का ट्रांजैक्शन हुआ है। इससे बचने के लिए मैं क्या करता हूँ, उसको मैं तोड़ देता हूँ छोटे भाग में, और मैं 5,000, 9,000, 8,000 वो ट्रांसफ़र करता हूँ। तो जो लिमिट है 10,000 की थ्रेशोल्ड लिमिट, उससे मैं थोड़ा सा नीचे आ रहा हूँ, और फिर जो बैंक के सर्वर्स हैं उनको नोटिफाई नहीं करा जाता। इसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रक्चरिंग। और स्मर्फिंग जो होती है उसमें मल्टीपल इंडिविजुअल्स हैं, मतलब कि अगर मुझे $10,000 डिपॉजिट करने हैं तो मैं क्या करूँगा, मैंने 2,000 रुपये अपने दोस्त को दे दिए, 2,000 रुपये मैंने किसी और दोस्त को दे दिए, 2,000 रिलेटिव को दे दिए, ऐसे करके मैंने मल्टीपल जगह वो बांट दिया। तो एक तरीके से अगर सब लोग 2,000 रुपये डालते हैं मेरे अकाउंट में वापस से, तो भाई वो नोटिस नहीं जाएगा। स्ट्रक्चरिंग में इंडिविजुअल करता है और स्मर्फिंग में मल्टीपल इंडिविजुअल्स करते हैं, बस ये फ़र्क है। फिर KRA या KPIs पूछ सकते हैं कि लास्ट कंपनी में आपके KRA या KPIs क्या थे, या फिर रिवॉल्यूट में आपको क्या लगता है KRA या KPIs बेस्ड ऑन जॉब डिस्क्रिप्शन क्या क्या होंगे। तो KRA का मतलब है की रिजल्ट एरियाज में आप बोल सकते हो फ्रॉड डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन, कंप्लीटिंग केस ऑन SLA, कस्टमर अकाउंट प्रोटेक्शन, डिसीजन मेकिंग, अकाउंट टेक ओवर, मिटिगेशन। KPI होता है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, जिसके बेसिस पे परफॉर्मेंस आपकी जज होती है। और की रिजल्ट मतलब कि जो बेसिक रिजल्ट क्या आ रहा है आप पे काम करने से, वो होता है की रिजल्ट एरिया, जो मैंने आपको ही बताया। KPI में आप बोल सकते हो फ्रॉड रेट, चार्जबैक रेट, इन्वेस्टिगेशन एक्यूरेसी, ये आप बोल सकते हो। ये वैसे मैं आपको अपना अमेजोन वाला बता रहा हूँ, बट इससे आपको थोड़ा एक ऐसा आइडिया मिल गया होगा। फिर जैसे मैंने आपको बताया था कि UK की जो रिपोर्ट जाती है SR वाली, वो नेशनल क्राइम एजेंसी को जाती है। तो वो क्या है, तो एजेंसी डेट लीड्स दी फाइट अगेंस्ट सीरियस एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, और ये शायद 2013 में फॉर्म हुई थी। तो रिपोर्ट इसको बन के जाती है। इंडिया में जैसे RBI को जाती है, लेकिन ये वाली रिपोर्ट हर कंट्री के अलग अलग रूल होते हैं, तो UK में इसको जाती है। और अगला है यूरोपोल। तो आई एम श्योर मूवीज़ वगैरह में आपने बहुत सुना होगा। तो यूरोपोल बेसिकली EU की एक लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी होती है। EU मतलब यूरोपियन यूनियन, और यूरोप में जितनी भी कंट्रीज़ हैं उन्होंने आपस में एक संगठन, एक ग्रुप बना रखा है जिसको EU बोलते हैं, यूरोपियन यूनियन। और वहाँ पे यूरो जो करेंसी है वो चलती है, आई एम श्योर आपने सुना होगा। तो वो यही है, और यूरोपोल का काम भी काफ़ी हद तक इस वाले जॉब में आपको पड़ता है। उसके अलावा रिवॉल्यूट के बेसिक वैल्यूज़ वगैरह, मिशन या गोल्स क्या हैं, वो सब भी बेसिक आप कंपनी के बारे में पढ़ लेना। जैसे इसके टोटल 5 हैं, और वो है नेवर सेटल, डिलीवर वाओ, ड्रीम बिग, थिंक बिग एंड गेट इट डन। ये इसकी 5 वैल्यूज़ हैं। तो इसमें आप आराम से एक एक एग्जाम्पल फिट कर सकते हो। भाई अमेजोन में इसको बोलते हैं लीडरशिप प्रिंसिपल। अमेजोन में भाई 16 प्रिंसिपल हैं।
16 आपको रट के जाने पड़ते हैं। वैसे नॉर्मल तो जॉब इंटरव्यू में नहीं पूछते, लेकिन अगर आप IGP वगैरह अप्लाई करते हो तो वहाँ 16 बताने पड़ते हैं, यहाँ तो केवल 5 है। फिर आपसे पूछ सकते हैं कि भाई प्रोडक्ट्स वगैरह क्या है रिवॉल्यूट के, कुछ पता है आपको? तो अगर ये आपसे सवाल पूछते हैं तो आप बोल सकते हो कि रिवॉल्यूट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। वन इज़ रिटेल, रिटेल मतलब आम कस्टमर, आप और मेरे जैसे लोग, और बिजनेस जो कस्टमर्स होते हैं उनके लिए। तो रिटेल के लिए ये सब लोकल अकाउंट्स, कार्ड्स, बजटिंग, इंश्योरेंस, इन्वेस्टिंग, ये सब प्रोवाइड करते हैं। और बिजनेस के लिए कॉर्पोरेट्स कार्ड, एक्सपेंसेस, इनवॉइसेस, पेरोल और बिजनेस अकाउंट्स, बिजनेस पेमेंट के अलावा रिवॉल्यूट कंपनी कब स्टार्ट हुई, इसके फाउंडर्स कौन कौन हैं, ये सब आप पूरा पढ़ लेना। इसके कॉम्पिटिटर कौन कौन है, कौन कौन इसका कंपटीशन है? तो सबसे बड़ा इसका जो कॉम्पिटिटर है वो है वाइस, WISE। इनडायरेक्टली इसके जो कॉम्पिटिटर आप बोल सकते हो पेपल भी वैसे इसका कॉम्पिटिशन है, क्योंकि वो भी मनी ट्रांसफर करता है, रिवॉल्यूट भी करता है। उसके अलावा फिर आप वेस्टर्न यूनियन, ये सब बोल सकते हो। तो 5 आप इसके पढ़ के जाना कॉम्पिटिशन के बारे में। और अब हम बात कर लेते हैं सैलरी एंड पैकेज की। तो भाई रिवॉल्यूट में जो सैलरी एंड पैकेज होता है वो बाकी अदर कंपनी से बहुत अच्छा होता है। फ़ोन सपोर्ट स्पेशलिस्ट का जो है वो ऑलमोस्ट एवरेज अगर मैं आपको बताऊं 5 to 6 LP उसका एवरेज है। कुछ कम भी होता है, कम में 4 LP से कम तो किसी को रिवॉल्यूट देता ही नहीं है जनरली। इस फिन क्राइम एनालिस्ट का जो एवरेज बैठता है ना वो 7 to 8 LP इसका एवरेज है। मैक्सिमम इसका 12 लाख तक जाता है, मतलब 1 लाख रुपए पर महीना। और तभी इसका इंटरव्यू इतना हार्ड होता है, इतना आपको प्रिपेयर करना है। अब बात करते हैं डिफ़िकल्टी लेवल की। तो इसका सिलेक्शन प्रोसेस भाई बहुत हार्ड होता है और काफ़ी कम लोग इसको क्लियर कर पाते हैं। तो इसलिए कम से कम 1 से ज़्यादा साल का जो एक्सपीरियंस है वो तो आपको चाहिए ही चाहिए भाई। फ्रेशर्स वगैरह इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। और मान लो अगर आप क्लियर भी कर लेते हो तो उसके बाद 4 महीने का प्रोबेशन पीरियड होता है। तो जैसे मान लो जो आपका टीम या जो आपका डिपार्टमेंट का जो स्कोर है या फिर जो काम करने का एक बेसिक स्टैंडर्ड है वो यहाँ पे है, मान लो यहाँ पे, तो आपको उसको भी एक्सीड करना है, आपको यहाँ लेके जाना है, तब जाके फिर आपका प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होगा। एक बार आपने प्रोबेशन पीरियड आराम से क्लियर कर दिया, नॉर्मल जो आप काम कर रहे हो अच्छे से करते रहोगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन प्रोबेशन पीरियड तक भाई आपको सबसे टॉप नॉच काम करके देना है। मेरे दोस्त का भी सिलेक्शन हुआ है, फ़ोन सपोर्ट स्पेशलिस्ट में उसका हुआ है, उसने ही ये चीज़ मुझे बताई है। अभी रिवॉल्यूट काफ़ी बड़े लेवल पे एक्सपैंड कर रहा है, इसलिए ये लोग मास हायरिंग या फिर बल्क में हायरिंग कर रहे हैं। लेकिन जो काम अच्छा करता है केवल वही इनको चाहिए। वैसे वो तो हर कंपनी में चाहिए, बट तब भी यहाँ पे अगर आप हर कंपनी में थोड़ा सा नॉर्मल भी काम करते हो तो वो चल जाता है। यहाँ पे काम या फिर जो एक तरीके से लेवल है वो आपको सबसे टॉप नॉच करके देना है। लेकिन उस हिसाब से भाई आपको पैसे भी मिल रहा है। और ये जॉब 99% तो वर्क फ्रॉम होम ही आती है, इसमें ऑफिस वगैरह कोई चक्कर नहीं है। और इंडिया के किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो आप आराम से कर सकते हो। और इसमें 120 दिन का वर्क फ्रॉम अब्रॉड का भी पॉलिसी है। इसका मतलब है 120 दिन तक आप आराम से लैपटॉप लेके किसी दूसरे देश में जाके घूम सकते हो और आराम से वहाँ पे भी काम कर सकते हो। आई नो वीडियो बहुत लंबा हो गया है और टेक्निकल काफ़ी ज़्यादा हो गया। अगर आप पूरे यूट्यूब पे इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी वीडियो देखोगे किसी ने भी इतने डिटेल में नहीं बताया है, सब नॉर्मल ऊपर ऊपर से कि हाँ ये जॉब आई अप्लाई कर दो ऐसे बता देते हैं। और भाई इसको बनाने में लिटरली बहुत मेहनत लगी है, मतलब सारी चीज़ें एक मैंने नोट करी हैं, काफ़ी दिन से मेहनत कर रहा था, 7 से 8 दिन का पूरा अच्छे से लिख के तब मैं ये वीडियो पूरा बना रहा हूँ। तो प्लीज़ आप लाइक करके और कमेंट ज़रूर कर देना। और अगर यहाँ तक देख लिया तो ट्रियली मीन्स अ लॉट। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपने सपने पूरे करते रहें। गुड बाय एंड सायोनारा।